गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं कविंदर सर आपके अपने इस चैनल फिजिक्स पढ़ना में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देखकर जान गए होंगे कि हम आज क्या पढ़ाएंगे। देखिए हेडिंग दिया गया है कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2026, उसके लिए क्लास 10 के लिए हम पढ़ाएंगे पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का हिंदी होता है राजनीतिक विज्ञान, यानी राजनीतिक विज्ञान के जो फर्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये पहला चैप्टर का नाम ही है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जिसका पार्ट 1 का हम ऑल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा देंगे इस छोटा सा वीडियो में। ठीक है, बहुत कम ही है, अधिक नहीं है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे थंबनेल देखकर कि हम क्या पढ़ाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं आप लोग का। चलिए हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि ई पॉलिटिकल साइंस यानी इकाई 1 जो चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, ये जो कि क्लास 10 के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जो आपको दिखाएंगे हम। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। कुपरिणाम के मतलब अच्छा परिणाम नहीं, यानी कुपरिणाम के मतलब होता है रिजल्ट और कुपरिणाम के मतलब खराब परिणाम। ठीक है, तो मैं कह रहा है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम यानी परिणाम नहीं है। जैसे देखिए क्षेत्रवाद केकरा के कहते हैं, अपने क्षेत्र के प्रति जो प्रेम और लगाव होता है ओकरे के कहते हैं क्षेत्रवाद। जैसे में क्षेत्रीय सरकार कोई मुखिया बनता है, ग्राम पंचायत में बीडीसी बनते हैं, वार्ड बनते हैं, और जो नगर पंचायत में होते हैं चेयरमैन बनते हैं, यानी पार्षद मुख्य चेयरमैन बनते हैं, उप चेयरमैन बनते हैं, वार्ड बनते हैं। ये सब क्षेत्रवाद के अंतर्गत आते हैं, यानी अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम और लगाव रखते हैं। तो वहीं कह रहा है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, यानी अच्छा परिणाम नहीं है। देखिए अपने क्षेत्र के प्रति लगाव, क्षेत्रवाद की भावना रखने वाले अपने क्षेत्र के प्रति लगाव रखते हैं, तो ये परिणाम है। आगे है कि अलगवाद। देखिए अलगवाद जो है यानी अपने क्षेत्रवाद विचार के जो लोग होते हैं वो अलगवाद नहीं करते हैं, अपने क्षेत्र के प्रति लगाव रखते हैं, तो यह कुपरिणाम होगा। एगो है कि राष्ट्रहित। तो हाँ, राष्ट्रहित यानी अपने देश के प्रति, मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत में मुखिया बना है चाहे कोई, क्या उनको अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव नहीं रहता है? तो रहता है, तो ये परिणाम है। एगो दिया कि राष्ट्रीय एकता, तो ये भी राष्ट्रीय एकता बनाए रखते हैं। यानी इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि कौन क्षेत्रवाद के भावना का कुपरिणाम है यानी खराब परिणाम है, जो इसमें ऑप्शन में दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन में जो दिया है अलगवाद, यह कुपरिणाम है। हई बाकी लोग परिणाम है, हई क्या है? कुपरिणाम। यानी क्षेत्रवाद की भावना रखने वाले लोग अलगवाद की विचारधारा नहीं रखते हैं, हई सब की विचारधारा रखते हैं। तो इसका पहला का आंसर क्या होगा? बी। पहला का आंसर क्या होगा? बी, यानी अलगवाद, अलगावाद की भावना नहीं रखते हैं क्षेत्रवाद के लोग। ये विकास की भावना, अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम और लगाव की भावना रखते हैं। ये अपने क्षेत्र से राष्ट्रहित के बारे में सोचते हैं। अपने क्षेत्र, जब अपना क्षेत्र के बारे में सोचेंगे तो अपने देश के बारे में जरूर सोचेंगे। और राष्ट्रीय एकता, तो राष्ट्रीय में यानी देश में एकता बनाए रखने के। तो पहला का क्या होगा? बी। पहला का क्या होगा जी? बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। यानी जो निम्न का मतलब नीचे दिया गया है, इसमें से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। भाषा के मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे हम सभी लोग बोलते हैं। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि
अगर कोई मराठी जानता है तभी बिहार या उत्तर प्रदेश या अदर किसी भी स्टेट के लोग वहाँ पर मराठी जानते हैं, मराठी बोलने आएगा तभी वहाँ रह सकते हैं, जैसे वहाँ की सरकार की मांग की गई है। तो इसमें क्वेश्चन ये करा कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन यानी समाज में जो बंटवारा हुआ वो भाषा के आधार पर हुआ। जैसे आज के समय में महाराष्ट्र में वो चल रहा है कि जिसको मराठी आएगी वहीं जो कि क्या रहेगा यानी मुंबई में यानी महाराष्ट्र में रहेगा। जो कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में सबसे अधिक हिंदी भाषा लगभग अभी वर्तमान में 43% बोली जाती है। तो हिंदी भाषा जिसको आता है ऐसा नियम होना चाहिए कि वो भारत के किसी भी राज्य में रह सकता है, लेकिन महाराष्ट्र के द्वारा मांग की गई कि मराठी आएगा। ये तो गलत है बिल्कुल, कि अगर हिंदी आ रहा है तो हिंदी जो कि आज की डेट में वर्तमान में 43% से अधिक लोग बोलते हैं, इसीलिए हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है। तो जिसको हिंदी आ सकता है वो किसी भी राज्य में रह सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो तत्कालिक की घटना सुनाई दे रही है जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, जरूरी नहीं है। अब बताइए जिसको जरूरी है कि भोजपुरी आएगा वह बिहार में आ सकता है। मान लीजिए जिसको हिंदी आता है वो हर, क्योंकि हम लोग भी जिस क्षेत्र से हम बिहार बोर्ड के पढ़ा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा में लोग भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो हिंदी भाषा में, क्योंकि हिंदी भाषा को लोग अधिक से अधिक समझते हैं, भोजपुरी को सब लोग ना समझ सकते हैं। तो इसीलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, यानी कहाँ भाषा के आधार पर सामाजिक विभाजन हुआ था। देखिए बेल्जियम एगो देश है, ठीक है, यहीं पर भाषा के आधार पर था। उत्तरी आयरलैंड में नहीं, बोल्विया में नहीं, नेपाल में भी नहीं। तो इसका आंसर होगा बेल्जियम, क्योंकि भाषा के आधार पर सबसे अधिक बेल्जियम में डच भाषा के लोग 60% बोलते थे, ठीक है। फ्रेंच भाषा के लोग जो कि 40% बोलते थे फ्रेंच भाषा, और डच 60%। तो यहीं पर बेल्जियम में सामाजिक विभाजन भाषा के आधार पर हुआ, यानी लैंग्वेज के आधार पर हुआ था। तो दूसरा का आंसर क्या होगा? ए। दूसरा का आंसर क्या होगा? ए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। दूसरा का आंसर क्या होगा जी? ए। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी नेशनल नहीं, इंटरनेशनल वुमेन डेज, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? तो 8 मार्च को। कितने मार्च को? 8 मार्च 1975 को संयुक्त राष्ट्र दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की गई थी। कब? 8 मार्च 1975 ईस्वी को। किस संघ के द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तीसरा का आंसर क्या होगा? 1975 ईस्वी में घोषणा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देखिएगा। कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि किसी भी क्षेत्र में यानी किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, यानी सभी धर्म के लोग एक समान जीवन जीते हैं, यानी सब धर्म के एक समान, मतलब एक समान समझा जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन आएगा कि धर्म से रहित यानी केवल एक धर्म से संबंधित। आगे कह रहा है कि अल्पसंख्यकों का धर्म, ये तो हो ही नहीं सकता है कि अल्पसंख्यकों का केवल धर्म रहे। आगे दिया कि सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म यानी सर्व के मतलब सभी, धर्म का मतलब धर्म, समभाव के मतलब बराबर भाव। तो धर्मनिरपेक्षता में होता है कि इसमें सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है। आगे दिया कि धार्मिक श्रेष्ठता, तो देखिए केवल एक धर्म को श्रेष्ठता नहीं दी जाती है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्म को बराबर एकदम भाव दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? चौथा का सी। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि सभी धर्म को एक समान समझिए। तो इसी में शॉर्ट में दिया है सर्वधर्म यानी सभी धर्म, समभाव मतलब बराबर भाव, उसी को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता। तो चौथा का क्या होगा? सी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन 5वां है
कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान आप लोग जानते हैं कि भारत का संविधान किसने लिखा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उसी में कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी 3 को गलती दिया होगा और 1 को सही दिया होगा। इसमें देखिए कह रहा है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव का मनाही करता है। मनाही के मतलब रोकता है, क्या करता है, रोकता है, यानी रोक टोक करता है, रोकने का प्रयास करता है, उसी को क्या कहते हैं, यानी यह धर्म के आधार पर जो भेदभाव, जिससे मान लीजिए हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, इस धर्म के आधार पर अगर भेदभाव करेंगे तो उसको रोकता है, यानी यह कौन सा कथन सही, तो सही है। आगे देखिए, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता है। आप बताइए कि संविधान में किसी भी संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी धर्म को राजकीय धर्म माना गया है कि केवल यहाँ हिंदू धर्म रहेंगे, केवल यहाँ मुसलमान धर्म रहेंगे? नहीं, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तीसरा है कि लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं देता है। अब बताइए कि हमारे भारतीय संविधान में कोई भी धर्म मानने को आज़ादी दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? तो दिया जाता है। आई में कहा है कि नहीं दिया जाता है, तो यह क्या है, गलती है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं दिया जाता है, ये तो गलती दिया जाता है यहाँ पर। आगे देखिए, महिलाओं को मतदान का अधिकार है, गलती हो गया है, महिलाओं के मतदान का अधिकार का अभाव, यानी भारतीय संविधान महिलाओं को मतदान का अधिकार का कमी करता है? नहीं, जो भी 18 वर्ष की लड़की हो गई, चाहे कोई भी महिला जो 18 वर्ष प्लस की है लड़की, उसको भी वोट दे, वो भी वोट दे सकती हैं, पुरुष भी दे सकते हैं। तो इसमें ही ना कि मतदान यानी वोट देने में, अपना मत देने में उसमें अभाव करता है। लड़की हो या लड़का हो, 18 वर्ष हो जाएगा तो दे सकता है। तो यह क्या है, गलती, अभाव नहीं करता है। ये हमें कौन सही है, केवल यही पहला। तो वही क्वेश्चन का है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। बाकी है 3 को क्या है, गलती है, और 1 को क्या है, सही है, कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव का मनाही करता है, यानी जो धर्म के आधार पर भेदभाव करता है उसको रोकता है। कौन, भारतीय संविधान। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा कि पहला का क्या होगा, पांचवा का क्या होगा, ए। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ये होगा ये, धर्म के आधार पर भेदभाव का मनाही करता है। मनाही के मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है, कि धर्म के आधार पर भेदभाव मत करिए। बाकी है 3 क्या है, गलती है। तो पांचवा के क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे 6। कह रहा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका एक पुस्तक है जिसको मेगास्थनीज ने लिखे थे, ठीक है। अब मेगास्थनीज यूनान के एक राजदूत थे, या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक है। तो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था, वो इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बहुत सारे उसी चीज़ों में लिखे थे, ठीक है। जैसे आज के डेट में हम भी या आप लोग भी कहीं घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं कि मोबाइल ले रहे हैं आजकल, तो मोबाइल में फ़ोटो खींच रहे हैं। लेकिन पहले के डेट में कोई यात्री चाहे कोई भी जाता था तो पहले के डेट में तो मोबाइल या ये सब का ज़माना नहीं था, कैमरा वैमरा का। तो पहले के डेट में क्या करते थे, लोग लिखते थे, यानी कॉपी कलम पर लिखते थे उसमें, ठीक है। उस टाइम कलमों नहीं था, द्वात से जैसे भी लिखते थे। तो वही इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ के निवासी थे, यूनान के। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे और उसी टाइम इंडिका पुस्तक लिखे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में लिखे थे, यानी भारत के पाटलिपुत्र के बारे में लिखे थे। चलिए, तो 6वां के क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 7वां क्वेश्चन है कि श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या क्या है। तमिलों की संख्या है, यानी देखिए श्रीलंका में अभी सिंहली धर्म के लोग भी पाए जाते हैं और तमिल के भी, ठीक है। सिंहली और तमिल, तमिलों का जो परसेंटेज है वह जो कि 74% बिल्कुल है, क्योंकि सिंहली धर्म के लोग, सिंहली के सबसे अधिक संख्या थी, ठीक है। तो सिंहली की संख्या अधिक थी तो तमिल की उससे कम हो गई। सिंहली की क्या थी, अधिक। तमिल का 18% इसका आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कुल कितनी थी, 18, यानी 100 गो संख्या रहेगा तो उसमें कितना रहेंगे तमिलों की संख्या, 18। सबसे अधिक किसकी संख्या थी, तो सिंहली समुदाय की। किस समुदाय की, तो सिंहली समुदाय की। आज भी श्रीलंका में
इस बात को लेकर मतलब तर्क या जो भी कह सकते हैं आंदोलन होते रहता है सिंहली और तमिलों के बीच में। आज भी झंझट होते रहता है, आंदोलन होते रहता है सिंहली और तमिलों के बीच में। श्रीलंका में सर्वाधिक किस समुदाय के लोग रहते हैं? तो सिंहली समुदाय के लोग। किस समुदाय के लोग माने ओकरा बाद कम रहते हैं, दूसरा स्थान पर आते हैं तमिल के लोग, और ही तो अलग अलग लोग रहते हैं, मात्रा कम है, लेकिन सबसे अधिक सिंहली समुदाय के लोग रहते हैं, ओकरा बाद तमिल के। तो क्वेश्चन क्या है सतवा कि श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितना प्रतिशत थी? तो कितना प्रतिशत थी? 18%। तो सतवा का क्या होगा? बी। सतवा का क्या होगा? बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है, बहुत हल्का एकदम क्वेश्चन है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है। बहुसंख्यक के मतलब, बहु के मतलब अधिक, ठीक है, वह बहु नहीं जो घर वाली होती है वह नहीं, ठीक है। बहु के मतलब होता है अधिक और संख्यक के मतलब होता है संख्या। यानी आप लोग बताइए कि भारत में बहुत संख्या की आबादी कौन है, यानी अधिक संख्या किसकी है? सिख समुदाय की बिल्कुल नहीं है, मुस्लिम समुदाय की सेकंड नंबर पर है, हिंदू समुदाय की बिल्कुल, ईसाई समुदाय की कम है। तो सबसे अधिक किस समुदाय की आबादी अधिक है? तो हिंदू समुदाय की। भारत में किस धर्म के लोग सबसे अधिक रहते हैं? तो हिंदू धर्म के लोग सबसे अधिक रहते हैं, सेकंड पर आते हैं मुस्लिम धर्म के लोग। तो 8वां का आंसर क्या होगा कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है, यानी बहुत संख्या में लोग किस समुदाय के लोग रहते हैं, यानी कौन धर्म के लोग रहते हैं? तो हिंदू समुदाय के लोग सबसे अधिक हैं। तो चलिए 8वां का क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 9 क्वेश्चन। देखिएगा क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार, यानी आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। ये संविधान किसने लिखा था? तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखे थे, ठीक है। इसको लिखने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था भारतीय संविधान को लिखने में। तो वहीं कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया। ऑप्शन दिया है कि हिंदू राज्य बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में संविधान में भी लिखा गया है कि केवल हिंदू ही नहीं रह सकते हैं, और भी धर्म के लोग रह सकते हैं, इसीलिए तो धर्मनिरपेक्षता बोला गया है। धर्म सापेक्ष राज्य, यानी केवल धर्म के एगो सापेक्ष, ये भी नहीं। आगे दिया है कि बहुभाषी राज्य, यानी बहुत सारे भाषाओं का राज्य वाला, ये भी नहीं। धर्म निरपेक्ष राज्य, हाँ, यहाँ पर कहा गया है, भारतवर्ष में घोषित किया गया है कि धर्म निरपेक्ष राज्य, यानी सभी धर्म के लोग भारतवर्ष में एक समान जीवन जी सकते हैं, जो कि अदर देशों में ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि अदर देशों में आज़ादी नहीं होती है कि सभी धर्म के लोग एक समान जीवन जी पाए। तो हम लोग का 9वां का आंसर क्या होगा? डी। 9 का आंसर क्या होगा जी? डी। कन्फर्म है आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? रंग भेद के मतलब आप लोग जानते हैं कि हम लोग के समाज में चाहे कहीं पर भी 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक गोरे होते हैं, एक काले होते हैं। अब में कितना लोग कहेंगे कि एगो बहुते गोरे, एगो तनकी सांवला होते हैं, काले में भी 2 गो होते हैं, कहते हैं कि वो सांवला रंग का है, काला नहीं, बस 2 गो मानिए, एगो गोरा और एगो काला, ठीक है। तो वहीं में कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र, लोकतंत्र केकरा कहते हैं? जिसमें लोगों का शासन होता है, लोगों के द्वारा चला जाता है। तो वहीं कह रहा है कि रंग भेद के विरोधी नहीं थे। रंग भेद के मतलब जो वहीं गोरा काला के विरोधी नहीं थे। आगे दिया किंग मार्टिन लूथर, ये थे। महात्मा गांधी रंग विरोध के विरोधी थे। ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉनी कार्लेस ये भी थे। लेकिन जेड गुडी जो अफ्रीका के रहने वाले थे, कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका निवासी, यह जो कि लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। आज भी आप लोग देखते हैं दक्षिण अफ्रीका हो या हम लोग के भी देश में होता है कि
एक साउथ इंडियन जो होते हैं काले काले लोग होते हैं, जो नॉर्थ इंडियन वाले होते हैं थोड़ा सफ़ेद होते हैं, गोरे भी होते हैं, और ऊपर जितना जाते जाइएगा साउथ इंडियन वाले क्या होते हैं, हल्का काले होते हैं। तो इसमें रंग भेद का विरोधी नहीं होना चाहिए, इंसान ही है, गोरा ना तो काला होकबे करेगा। तो ये रंग भेद, लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो 10वां का क्या होगा, डी। 10 का क्या होगा, डी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 11 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसमें कह रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा क्या अभिप्राय होता है, यानी हमारा क्या बात होता है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं। लैंगिक विभाजन का मतलब लिंग के आधार पर समाज में स्त्री और पुरुषों के बीच में भेदभाव। जैसे आप लोग जानते हैं कि जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिंग के आधार पर ही कहा जाता है कि लड़का है कि लड़की, उस टाइम तो कोई अलग पहचान नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय यानी हमारा तात्पर्य क्या रहता है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के जैविक अंतर के जीवों में अंतर, तो उलैंगिक विभाजन नहीं कहलाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। हाँ, आज भी हमारे समाज में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम समझा जाता है, यानी थोड़ा नीचे समझा जाता है, असमान भूमिका दी जाती है। तो वहीं कह रहा है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों में दी गई असमान भूमिका, यानी असमान समझा जाता है, बराबर नहीं समझा जाता है। आगे कह रहा है कि बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात अनुभव, ये भी नहीं होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना, ये तो बिल्कुल नहीं है, लोकतंत्र में तो है ही है। तो मैं कह रहा है कि इस लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या होता है, तो समाज में स्त्री और पुरुषों के बीच में दी गई असमान भूमिका, यही होता है लैंगिक विभाजन। यानी लैंगिक विभाजन किसे कहते हैं, तो जब समाज में लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों को एक बराबर नहीं समझा जाता है, अर्थात असमान समझा जाता है, तो क्या कहते हैं, लैंगिक विभाजन। तो 11 का आंसर क्या होगा, बी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर डाउटफुल लगता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करिए, जिसका मतलब हम देखेंगे तो ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 12 क्वेश्चन यानी 12 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। आरक्षण का मतलब अधिकार के तौर पर, यानी कुछ छूट। तो देखिए क्वेश्चन क्या करे कि औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कौन संस्था में है। देखिए ऑप्शन दिया है लोकसभा में। लोकसभा के क्या कहते हैं, जब प्रधानमंत्री के चुनाव होता है, जैसे हम लोग के देश में 543 लोकसभा सीटें हैं, यानी एगो पार्टी एक तरफ से लड़ेगी तो कितने सीटों पर, 543। अब वो में कह रहा है कि लोकसभा में क्या औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है कि 543 गो में से हाथाना लड़ सकती है, ना। लोकसभा में नहीं, मन करेगा तो एक और सीट मिलेगा किसी पार्टी से, ना तो नहीं मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये में नहीं है, लोकसभा में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है कि नहीं आधा दिया जाएगा, चाहे हाथाना % दिया ही जाएगा, इसके लिए नहीं है आरक्षण की व्यवस्था। है मांग की गई थी 33%, ठीक है, लेकिन ऐसी कुछ नहीं है। आगे है कि विधानसभा में भी नहीं है। विधानसभा में भी हमारे बिहार के कह देंगे, अभी मुख्यमंत्री वाला चुनाव होने वाला है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, 243, ठीक है, जिसमें इसमें भी नहीं है महिलाओं के लिए आरक्षण कि एक में से आधा सीट पर लड़ेंगी, वह 120 पर 122 पर नहीं, ऐसा है। मन करेगा किसी पार्टी की तरफ से तो मिलेगा भी, आना तो नहीं मिलेगा भी सीटें। मंत्रिमंडल में भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था, देखिए पंचायती राज व्यवस्था में है, क्योंकि जैसे आप लोग देखे होंगे कभी कभी अगर आपका मतलब नगर पंचायत के अंतर्गत आता होगा गाँव या ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता होगा, तो ग्राम पंचायत में कभी कभार आप लोग सुने हैं कि मुखिया पद का चुनाव चाहे BDC का, उसमें औरत खड़ी हुई हैं। तो उसमें क्या होती है कि कुछ 8 गो सीटें होती है, जैसे ग्राम पंचायत की बात करें, मुखिया, BDC, वार्ड वाला भी होता है, सरपंच भी होते हैं। तो उसमें 4 गो सीट या 6 गो सीट हो गया तो 3 गो पर पुरुष लड़ सकते हैं, 3 गो पर महिला। उस सुरक्षित सीटें कर दी जाती है कि आपको महिला को लड़ाना ही, आप नहीं लड़ सकते। भले आप लोग चुनाव में देखे होंगे ना कि महिला मेन खड़ी रहती है, पति का नाम दिया रहता है, तो कोई पति के बस पहचान के लिए देते हैं, लेकिन सीटें क्या हैं, महिलाएं के लिए। तो पंचायती राज व्यवस्था में होता है, महिलाओं का आरक्षण होता है कि पुरुष ना खड़ा हो सकते हैं, वो महिला ही खड़ा होगी, इसमें नियम है। तो पंचायत जैसे नगर पंचायत के अंतर्गत आता होगा आप लोग का जो क्षेत्र, तो उसमें क्या होता है कि जैसे चेयरमैन का हो गया, उप चेयरमैन का हो गया, वार्ड का हो गया, तो होता है कि उनमें सीटें ही रचित कर दी गई कि महिला खड़ा हो सकती हैं, पुरुष खड़ा नहीं हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, 12 का क्या होगा, डी। पंचायती राज व्यवस्था में औरतों के लिए 50% का आरक्षण है। यानी अगर
8 गो सीट रहेगा तो 4 गो पर महिला लड़ेगी तो 4 गो पर पुरुष। उस सुरक्षित कर दी जाएगी कि जौन जौन कर दी गई महिला सीट ही है वो पर महिला ही लड़ेगी, दूसरा कोई नहीं लड़ सकता है। तो पंचायती राज व्यवस्था में 50% का आरक्षण दिया गया है, किसको? महिलाओं को। तो आप लोग समझ गए कि 12 का क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 13 क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें और सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित होती है। देखिए, सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है। सांप्रदायिकता का मतलब ही होता है कि जब लोग अपने धर्म को बड़ा समझते हैं और दूसरे धर्म को छोटा, यानी ये एक भावना है। यानी जैसे कि जब कभी भी हिंदू और मुसलमान में दंगा होता है या सिख और ईसाई में दंगा, किसी भी दो धर्मों के बीच में दंगा होगा तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है कि सांप्रदायिक दंगा हुआ है। सांप्रदायिक क्या होती है कि धर्म से संबंधित है, ठीक है। सांप्रदायिकता का मतलब होता है धर्म, जब लोग अपने धर्म को ऊंचा समझते हैं, यानी बड़ा समझते हैं और दूसरे के धर्म को छोटा समझते हैं। तो ये कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें और सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित होती है। तो यह एक धर्म दूसरे श्रेष्ठ है, यानी एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ दिखाया जाता है, उसी से संबंधित है। तो 13 का क्या होगा? ए। 13 का क्या होगा? ए। यानी सांप्रदायिक राजनीति होती है कि एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने का कार्य किया जाता है, यह एक भावना के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत है कि मतलब सही नहीं है। तो कह रहा है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव का मनाही करता है। मनाही के मतलब रोकना, यानी ये रोकता है, तो ये क्या है कि सही है, यह करता है। अब कह रहा है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ना, ये गलत है। यह किसी एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? यही होगा। आगे हम आप लोग को ऑप्शन में बताते हैं कि काहे ना होगा। कह रहा है कि सभी लोग को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, तो ये भी सही है, यानी गलत ना है। यहाँ पर किसी भी धर्म के लोग को आज़ादी है एकदम कि कोई भी धर्म, तो ये सही है, यह सही है। गलत है तो ये है, ये पूछ रहा है आंसर में। आगे कह रहा है कि किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, तो भारतीय संविधान देता है। तो आतना हम बताने के अनुसार आप लोग को पता चला ना कि हमें गलती कौन है, तो खाली ये है। अब बाकी है 3 को क्या है? सही है। ऐसे आंसर खाली ये होगा, कहीं की क्या है? गलत है। तो आप लोग को समझ में आया कि 14 का क्या होगा? बी। 14 का क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई। जैसा कि हम आप लोग को पीछे वाले वीडियो में बताए हैं कि बेल्जियम में 2 भाषा के लोग, एगो डच भाषा के लोग थे जो 60% बोलते थे बेल्जियम के अंतर्गत, एगो फ्रेंच भाषा के लोग हैं। कौन भाषा के लोग? फ्रेंच भाषा के लोग, जो 40% बोलते थे। तो वहीं कह रहा है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई, यानी कौना के सपोर्ट करेंगे? तभी डच भाषा के लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो बेल्जियम में कौना स्कूल, जो कि नाम इसमें आएगा ऑप्शन में, बिलोनिया, तो इना ये भी शहर का नाम है बेल्जियम का, इसमें भी नहीं। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है, यहाँ पर भी नहीं। हाँ, एगो मर्चटेम था जो शहर था, ठीक है। इसको याद रख लेना है कि बेल्जियम के मर्चटेम शहर के स्कूल में जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे ऊपर क्या कर दी गई? रोक लगा दी गई। बोला गया कि डच भाषा को क्या करना है? बोलना है, मोन्स भी ना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 15 का सी। मर्चटेम एगो शहर का नाम है जो बेल्जियम में मौजूद है, वहीं पर जो कि फ्रेंच भाषा को बोलने पर रोक लगा दी गई, यानी स्कूलों में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग के बिहार के स्कूलों में हिंदी बोला जाता है। ऐसा तो घर पर लोग ज़्यादातर भोजपुरी का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्लास में, स्कूल में क्या बोला जाता है? हिंदी बोला जाता है। अब वही में कह दिया जाए कि रोक लगा दिया जाए कि हिंदी नहीं बोलना है, भोजपुरी बोलना है। तो वैसा ही है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई। तो फ्रेंच भाषा नहीं बोला गया, तो कौन में? तो मर्चटेम एगो शहर का नाम है, वहीं के स्कूलों में क्या कर दी गई? रोक लगा दी गई। तो 15 का क्या होगा? सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 16 क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग।
कह रहा कि अलग अलग भाषा बोलने वाले के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया? अलग अलग भाषा बोलने वाले के आधार पर, ठीक है, जैसे बेल्जियम ही होगा इसका आंसर। बता रहे हैं क्या है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले के आधार पर, जैसे डच भाषा के लोग बेल्जियम में कितना प्रतिशत बोलते थे? 60%, ठीक है, 60%। और फ्रेंच भाषा के लोग, फ्रेंच भाषा कितना बोलते थे? 40%। तो ये दोनों के भाषा के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया? तो बेल्जियम। हाई बाकी नहीं होगा, श्रीलंका, भारत, चिली देश का नहीं होगा। बेल्जियम में ही भाषा के आधार पर जो कि सामुदायिक सरकार का गठन का अधिकार दिया गया है। भारत में नहीं, श्रीलंका में भी नहीं, चीन में भी नहीं। श्रीलंका में तो अभी भी चलती रहती है तमिल और सिंहली के बीच में, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर? 16 का होगा सी। 16 का क्या होगा? सी, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे 17 का। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत है, यानी साक्षर का मतलब पढ़ी लिखी। 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? तो 54.16% यही होगा। ये ना होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। 17 का आंसर इसको याद कर लेना है बस, ठीक है, कि 17 का क्या होगा जी? ए। कि साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना था 2001 के अनुसार? तो 54.16% था। 17 का क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे आगे। 18 क्वेश्चन देखिए आ गया। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, यानी जौना में बहुसंख्यक का मतलब होता है बहुत अधिक संख्या के। समुदाय की भाषा क्या थी? यानी जिसमें बहुत सारे लोग थे, वो लोग क्या बोलते थे? यानी सबसे अधिक कौना भाषा के लोग बोलते हैं श्रीलंका में? हिंदी बिल्कुल नहीं बोलते हैं। तमिल का सेकंड नंबर पर आता है, ये दूसरा नंबर पर आता है। सिंहली भाषा के लोग, ठीक है, सिंहली भाषा सबसे अधिक बोलते हैं। आप फ्रेंच तो बिल्कुल नहीं। तो 18 के क्या होगा? सी। सिंहली और तमिलों के बीच में आज भी श्रीलंका में मुठभेद होते रहता है, मतभेद होते रहता है, मनमुटाव होते रहता है। तो 18 के क्या होगा? सी। आप लोग जानते हैं कि तमिल भाषा के लोग 18% बोलते थे। सिंहली का इसके बाद स्थान आता है, यानी सबसे पहले सिंहली यानी सिंहली भाषा के लोग सबसे अधिक श्रीलंका में हैं, ठीक है, बोलने वाले। तो चलिए 18 का क्या होगा? सी। नेक्स्ट है 19 है कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी। काले दस्ताने, दस्ताना हाथ में जो होता है ना, अब बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी। प्रतीक के मतलब चिन्ह थी। देखिए आप लोग को इससे पहले बता देते हैं, जैसे आप लोग अभी हमारे भारत देश में अलग अलग पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है। जैसे कमल छाप हो गया तो बीजेपी पार्टी के प्रतीक है, हाथ छाप हो गया तो कांग्रेस पार्टी का है, लालटेन छाप हो गया तो राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद आरजेडी पार्टी का चुनाव है, तीर छाप हो गया तो जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू का चुनाव। वैसे ही कह रहा है कि काले दस्ताने हाथ में वाला और बंधी हुई मुट्ठियों का प्रतीक क्या है? तो देखिए अमेरिका में भी और साउथ अफ्रीका में भी, ठीक है, अमेरिका में और साउथ अफ्रीका में रंग भेद के यानी श्वेत और अश्वेत, श्वेत के मतलब गोरे रंग का, अश्वेत के मतलब काले रंग का। तो वही में कह रहा है कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियों का प्रतीक क्या थी? तो जो अश्वेत यानी अश्वेत शक्ति का। इसका अश्वेत का अर्थ क्या होता है? कि गोरा नहीं, यानी काले रंग का। देखिए हम आप लोग को क्रिकेट के माध्यम से बताना चाहेंगे कि चाहे अभी भी भारत देश में आप लोग जानते हैं कि नॉर्थ इंडियन के लोग गोरे पाए जाते हैं और साउथ इंडियन के लोग क्या पाए जाते हैं? काले पाए। क्योंकि साउथ इंडियन में कर्क रेखा के बांटने के कारण भारत के बीचों बीच जो रेखा काटती है, अक्षांशीय रेखा, वो क्या करती है कि बीचों बीच काटती है, और नीचे वाले भाग जो भी साउथ इंडियन उनमें गर्मी अधिक होती है, तो इसीलिए वहाँ के लोग काले काले होते हैं। उसके ऊपर यानी कर्क रेखा के ऊपर वाले भाग पर जो कि धूप मतलब गर्मी कम पड़ती है, तो वहाँ के लोग पंजाब, हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये सब उत्तर प्रदेश, यहाँ के लोग जो कि क्या होते हैं कि हल्का गोरे होते हैं। तो आप क्या करिए कि गोरे और काले के बीच में भेदभाव करिए, यानी जैसे कि आप गोरे हैं, आप काले हैं, ऐसे भेदभाव
केवल रंग को लेकर करिए। तो वही कह रहा है कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियों का प्रतीक थी। तो अश्वेत शक्ति का, जो लोग काले थे उनके साथ विरोध किया जा रहा था, तो यही होगा 19 का क्या होगा, अश्वेत शक्ति का, जिसको अश्वेत शक्ति का ब्लैक पावर भी कहा गया। ब्लैक पावर, अश्वेत शक्ति को क्या कहा गया, ब्लैक पावर, यानी जो काले रंग के थे ना, ये लोग किए थे, ठीक है, यानी काले रंग के दस्ताने में ऐसे मुट्ठी बांधकर। तो 19 का क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। उग्र के मतलब तेजी। अश्वेत शक्ति आंदोलन अमेरिका में, जैसे रंग को लेकर, अश्वेत शक्ति को ब्लैक पावर के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पावर यानी काले रंग के लोगों का पावर, ठीक है। देखिए अमेरिका में अक्सर लोग गोरे पाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग काले भी पाए जाते हैं। जैसे आप लोग क्रिकेट देखे हैं तो देखते हैं कि हम साउथ अफ्रीका के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है, कोडिसो रबादा हैं जो काले हैं, अब बाकी एबी डिविलियर्स, क्विंटन डिको, वो सब गोरे गोरे हैं। हम लोग के भी देश में ऐसा मिलेंगे जो कि कुछ लोग गोरे होंगे, कुछ लोग काले होंगे, ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। तो ये करें कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से तेज, कभी उग्र के मतलब क्या हुआ, बहुत तेजी रूप से। उग्र का मतलब क्या होता है, तेज रूप से कब उभरा, यानी गोरे और काले के बीच में जो भेदभाव किए जा रहे थे अमेरिका में कि आप काले हैं गोरे, कभी कभी क्रिकेट में ऐसे देखने को मिलता है कि समानता दिखाने के लिए ऐसे झुक कर लोग करते हैं कि मतलब बराबर है, कोई गोरा है कोई काला है, सब क्या है बराबर दिखाने के लिए उस सब कार्य किए। तो ये करें कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से, उग्र का मतलब तेज रूप से, कब उभरा, जिसको कि ब्लैक पावर भी कहते हैं अश्वेत शक्ति आंदोलन को। तो ये 1966 में उभरा था, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका में गोरे और काले के बीच में भेदभाव किया जा रहा था। तो उसी के देखकर 1966 ईस्वी में यानी क्या हुआ था, अश्वेत शक्ति आंदोलन हुआ था। तो 20 का क्या होगा, डी। 1966 ईस्वी में अमेरिका में गोरे और काले के बीच में जो भेदभाव किए जा रहे थे वहीं अश्वेत शक्ति आंदोलन। अश्वेत शक्ति के मतलब जो काले रंग के थे तो उन्हें आंदोलन करेंगे कि भैया हम लोग के साथ भेदभाव मत करिए। अक्सर लोग काले लोग को, बहुत लोग थोड़ा हेतु करते हैं, गोरे लोग को तारीफ करते हैं, काले लोग को सताते हैं। तो अश्वेत शक्ति आंदोलन ग्रुप से कब तेज हुई थी, 1966 में। अश्वेत शक्ति आंदोलन को ब्लैक पावर भी कहा जाता है, यानी काला शक्ति। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा, बहुत हल्का है। कह रहा है कि डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था। डरबन एगो दक्षिण अफ्रीका का है, दक्षिण अफ्रीका का एगो शहर का नाम है। कौन, डरबन, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जहाँ पर नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था। यानी नस्ल भेद के मतलब वहीं गोरा काला, ठीक है, कि आप गोरे हैं आप काले हैं, उसी के खिलाफ लेकर विरोधी सम्मेलन कब हुआ था, 1880 में, बिल्कुल नहीं 1990 में, 2001 ईस्वी में हुआ था। 2001 ईस्वी में हुआ था डरबन में नस्ल भेद विरोधी को लेकर। यानी जैसा कि आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो में देखते हैं कोडिसो रबादा बहुत फेमस है, वो काला रंग के हैं, अब बाकी क्रिकेटर और जो कि दक्षिण अफ्रीका के गोरे रंग के हैं। तो गोरे वाले क्या करें कि काले रंग का नीच भावना से देखें। तो वही नस्ल भेद के विरोधी सम्मेलन हुआ था कि आप लोग, अच्छा बताइए, रंग पर काहे लिए करना है। मान लीजिए कोई गोरा हो गया, भगवान बना दिए हैं, कोई काले हो गए, तो इसको लेकर डरबन में, डरबन जो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, वहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम भी है, ठीक है, क्रिकेट मैच होता रहता है। तो डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था, नस्ल विरोधी सम्मेलन हुआ था तो 2001 ईस्वी में। 21 का क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे 22 क्वेश्चन है कि बिहार की वर्तमान साक्षरता क्या है। साक्षरता का मतलब क्या होता है। साक्षरता एगो पढ़े लिखे लोगों को दर्शाता है कि हाथाना संख्या में हाथाना लोग पढ़े लिखे, बस खाली इतना जानिए। अभी उसके बाद आगे साक्षरता दर, मृत्यु दर, वो सब पढ़ लीजिएगा आगे में। बस खाली इतना अभी जानिए कि साक्षरता है क्या, तो लोगों की कुल संख्या में खाली ये बताता है कि कितना पढ़े लिखे लोग हैं, वहीं क्या कहलाता है साक्षरता। तो कह रहा है कि बिहार में वर्तमान साक्षरता क्या है, 40% नहीं, बढ़ गई है आज की डेट में। हाँ, 61.80% है, ना होगा, बढ़ गई है। वर्तमान में पूछ रहा है कि बिहार की वर्तमान साक्षरता क्या है, वर्तमान में पढ़े लिखे लोग कितने हैं, तो 61.80%, जो कि फिर भी बहुत कम है, ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता केरल राज्य की है, ठीक है। तो बिहार के क्या होगा, बिहार के साक्षरता दर यानी 22 का क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे 23
23 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण प्रदान किया गया है। जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन में हम बताएं, पिछले क्वेश्चन में, कि पंचायती राज यानी क्षेत्रीय चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। कि अगर मान लीजिए कि किसी चुनाव में 8 गो सीट हो, 100 गो सीट हो, 8 गो सीट हो तो ओकरा में 4 गो महिला लड़ेगी, इहे के 50% का आरक्षण करते हैं। कहीं पर 100 गो सीट हो तो ओकरा में अगर 50 गो महिला लड़े तो ओकरे के कहेंगे 50% का आरक्षण। तो पंचायती राज में यानी दिया इनमें से क्वेश्चन कि इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण प्रदान है, तो स्थानीय पंचायती राज की संस्था में है। लोकसभा में बिल्कुल नहीं, विधानसभा में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, इनमें 50% का आरक्षण नहीं है। मन किया तो देंगे, ना तो नहीं देंगे। स्थानीय पंचायती राज संस्था में फिक्स है कि आपको आधा सीटों पर महिलाओं को लड़ाना है। जैसे कि आप लोग नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो सुने होंगे कुछ लोगों का कि चेयरमैन में महिला ही लड़ सकती है, उप चेयरमैन में महिला ही लड़ सकती है, पुरुष नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, तो वहीं इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण है, तो स्थानीय पंचायती राज में, जैसे मुखिया, चेयरमैन, वार्ड, सब का चुनाव होता है ना, तो करके पंचायती राज वाला जिला परिषद कहा जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, बी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, 24 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है। दलितों का मतलब जो निम्न वर्ग के अंतर्गत जो दबे लोग रहते हैं, इनमें से कह रहा है कि कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान के मतलब उजागर बढ़ाने से संबंधित नहीं है। तो इनमें कौन व्यक्ति होंगे, देखिए ज्योति फुले थे, इन्होंने कहा था लोगों को पढ़ने के लिए। देखिए इस बात को बुरा मत मानिएगा, लेकिन इन्होंने एक बात बोले थे कि मंदिर का मतलब, ठीक है, मंदिर मस्जिद के मतलब कि गुलामी के तरफ यानी अंधविश्वास के तरफ, स्कूल के तरफ कहेंगे यानी विद्यालय के तरफ, तो ज्योति प्रकाश के तरफ। ये बात ही बोले थे, यह ज्योति फुले थे, ये किए थे गरीबों को, दलितों के लिए, तो ये ना होंगे। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गरीबों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किए हैं। हाँ, रामस्वामी नायर भी किए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी। तो इनमें से कौन ना किए हैं, यानी 24 का आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है, ये गरीबों के लिए उतना कुछ नहीं किए हैं दलितों के लिए। 24 का क्या होगा, बी। देखिए 25 क्वेश्चन है कि साता की सरदारी एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई। साता की सरदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली, जैसे बेल्जियम में जो था ना, बेल्जियम में क्या किया गया कि भाषा के आधार पर, ठीक है, डच और फ्रेंच के अनुसार, उसी में साता की सरदारी के लिए एक अनूठी और सर्वोत्तम प्रणाली जो कि विकसित की गई। डच भाषा के लोग जो कि एक तरफ साता की सरदारी किए और फ्रेंच भाषा के भी लोग अलग से। तो इसका क्या होगा, 25 का होगा बेल्जियम, बी। थोड़ा जल्दी चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है कि श्रीलंका में साता की सरदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सही है। यानी कह रहा है कि नीचे वाला 4 गो दिया गया है ऑप्शन, आई 4 गो में कौन सही है, यानी 3 गो तो गलती होगा कन्फर्म, तबे ना चौथा कौन सही होगा। तो देखिए क्या कर रहा है कि बहुसंख्यक सिंहली भाषा के हितों को की अनदेखी का प्रयास। जब श्रीलंका में साता की सरदारी की गई, आप लोग जानते हैं कि सिंहली लोग सबसे अधिक हैं, दिया ही है कि बहुसंख्यक सिंहली भाषा के हितों की अनदेखी के मतलब ओकरा पर ध्यान ना देना। आप लोग खुद से सोचिए कि जब श्रीलंका में बहुत संख्या में सिंहली भाषा के लोग हैं तो उनके हित में, हित के मतलब ओकरा पक्ष में कब अनदेखा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि कम जो लोग होते हैं उनको दबाया जाता है, जो अधिक होते हैं उनको दबाया नहीं जाता, दबाइएगा तब तो ना हो पाएगा। तो वही कह रहा है कि श्रीलंका में साता की सरदारी से संबंधित कथनों में कौन कथन सही है। ठीक है, तो गलती है, क्योंकि बहुत संख्यक सिंहली भाषा के हितों को अनदेखी नहीं किया जा रहा था, इसको बढ़िया से देखा जा रहा था, तो ये क्या है, गलती है। आगे करे कि अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व कायम रखने का प्रयास, बताइए, सोचिए, अल्पसंख्यक में थे तमिल लोग, उन लोगों के प्रभुत्व कायम यानी अधिकार कायम रखने का प्रयास कब किया जाएगा, सत्ता की सरदारी की जाएगी, तो नहीं, तो यह क्या है, गलती है। आगे करें कि संघीय शासन पद्धति अपनाकर सभी क्षेत्र के हितों का ध्यान देना, वो आज भी श्रीलंका में चलता रहता है, तमिल और सिंहली के बीच में। साता के सरदारी इसके लिए भी नहीं देती, है क्या है, गलती है। अब देखिएगा डी, श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा के बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास, यह की गई थी साता की सरदारी में श्रीलंका में, कि श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा के बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का, यानी दबदबा रखने का प्रयास, यह किया गया था इस साता की सरदारी के द्वारा श्रीलंका में।
ठीक है, इसको लेकर आज भी वहाँ पर मनमुटाव मुठभेद होते रहता है। तो 26 का क्या होगा, यानी 26 में कौन सही है, तो है सत्ता के साझेदारी के लिए श्रीलंका में सत्ता के साझेदारी से संबंधित कथन सही है ना, तो है, बाकी 3 को क्या है, गलती है। तो 26 का क्या होगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। और क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। अमेरिका में नागरिकों का अधिकार आंदोलन चलाए गए थे जिसका मुख्य उद्देश्य क्या। देखिए अमेरिका में भी गोरे और काले रंग को लेकर मुठभेद चल रहे थे, तो वहीं अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था, कि लोग गोरे और काले के पक्ष में जो मतभेदाव कर रहे हैं, मनमुटाव कर रहे हैं, उसी को क्या कर दें, ख़त्म कर दें। तो ठीक है, चलिए तो 27 का क्या होगा, ए। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। 28 क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है, यानी सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण एक में से कौन नहीं है, यानी 3 गो होगा आ एगो ना होगा। देखिए क्या करे कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए ये तो है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए सत्ता की साझेदारी है, तो इस सही है, तो ये आंसर ना होगा। राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था के लिए ये भी बिल्कुल है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी का प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं कह रहा है, इनमें से ये दोनों है। अधिक से अधिक लोगों को, समूह को सत्ता से जोड़ने के लिए ये भी है, ठीक है। अब कह रहा है कि सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। अब बताइए सत्ता की साझेदारी होती है कि सरकार का द्वारा जो निर्धारित कार्यकाल वही केवल पूरा करे, नहीं, इसका गलती होगा, यानी यह क्या है, गलती है। तो क्या होगा, 28 का डी गलत है, अब बाकी है ही सही है, तो यही आंसर होगा। 28 का क्या होगा, डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 29 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है जब चुनावी समय आता है ना, तो अनेक पार्टी, ठीक है, आपस में क्या कर लेती है कि गठबंधन कर लेती है या अपने अधिकार में बंटवारा कर लेते, कोई अलग अलग पद बन जाता है सरकार को चलाने के लिए, तो कहते हैं सत्ता की साझेदारी। कह रहा है इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। कह रहा है कि अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं होता है, अस्थिरता और आंतरिक कलह में बढ़ोतरी नहीं होता है, दबता है। मतभेदों में वृद्धि, अब आती है कि मतभेदों में वृद्धि भी नहीं होता है, ये भी गलती है। समुदायों के मध्य टकराव में कमी, आगे तरह के निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से सत्ता की साझेदारी का सही लाभ क्या है, यानी हमें कह रहा है कि सही लाभ क्या है, तो समुदायों के मध्य के टकराव में कमी दिखाई देता है, ठीक है। इसका क्या होगा कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। तो क्या करता है कि समुदाय के मध्य को टकराव में कमी करता है, तो 29 का क्या होगा, सी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे 30 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा था, ये महात्मा गांधी बोले थे कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। यह कौन बोले थे, महात्मा गांधी। तो 30 का क्या होगा, ए। किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, तो महात्मा गांधी। 31 क्वेश्चन का देखिए, कह रहा है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो 40% है, 60% पुरुष के। तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे 32। कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो धर्म पर, क्योंकि आप लोग बताए हैं कि जो सांप्रदायिक राजनीति करेंगे वो धर्म पर करेंगे। तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है, तो धर्म पर। इसमें क्या होते हैं कि एक धर्म दूसरे को श्रेष्ठ बताया जाता है, यानी जो सांप्रदायिक राजनीति करने वाले हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं। तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है, धर्म पर। तो 32 का क्या होगा, ए। चलिए तो ये लास्ट क्वेश्चन था, अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, समाप्त हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा
नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा अब पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2 का ऑल ऑब्जेक्टिव आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, तबे कमेंट करिएगा तो हम उसके अनुसार ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।